एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। पहली सुर्खी में बात अरुणाचल की। वहां से एक परेशान करने वाली खबर आई। अरुणाचल पूर्व सीट से भाजपा के सांसद तापिर गाओ ने 19 जनवरी को ट्विटर पर जानकारी दी कि चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले से एक नाबालिग लड़के को अगवा कर लिया। 17 साल के लड़के का नाम मिराम तारून है, जेदो गांव का रहने वाला है। सांसद तापिर के मुताबिक इसे ऊपरी सियांग के लुंगता जोड़ इलाके से अगवा किया गया। गांव ने यह भी बताया कि इसी इलाके में चीन ने 2018 में 3 से 4 किलोमीटर लंबी एक सड़क बना दी थी। सांसद जी के मुताबिक मिराम तारून, ये जो नौजवान है, इसका एक दोस्त चीनी सेना की गिरफ्त से भागकर आया और उसने शासन को इस घटना की जानकारी दी। सांसद ने ट्विटर पर ही भारत सरकार से मिराम को छुड़ाने के लिए प्रयास की अपील की। इस ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत कई लोगों को टैग किया। उन्होंने प्रेस को यह भी बताया कि इस बाबत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक को भी सूचना उन्होंने दी है। उनके ट्वीट में 2 बड़ी बातें हैं। पहली, एक नाबालिग भारतीय नागरिक को दूसरे देश की सेना ने अगवा किया, और दूसरी बात कि चीनी सेना ने यह करके भारतीय संप्रभुता का उल्लंघन किया, और ये सब उस इलाके में हुआ जहां गांव के मुताबिक चीन ने घुसपैठ करके एक सड़क तक बना ली है। हम सब संप्रभुता के प्रश्न पर आएंगे, लेकिन उससे पहले उस बेगुनाह लड़के की बात करें जिसे अगवा किया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मिराम तारून और उसका दोस्त जॉनी यायिंग एक गांव के रहने वाले हैं। गुजारे के लिए छोटा मोटा शिकार करते हैं। इन दोनों को उस इलाके से अगवा किया गया जहां से ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के दक्षिण में पूरे हिमालय का चक्कर लगाते हुए भारत में प्रवेश करती है। जी, ब्रह्मपुत्र। इसे नदी नहीं कहते हैं, नद कहते हैं। तो मुझे भी व्याकरण की दृष्टि से पुल्लिंग ही इस्तेमाल करना चाहिए था, ब्रह्मपुत्र नद। इसीलिए हिंदी में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र बह रहा है। चीन में नद का नाम है सांगपो। अरुणाचल में नद को सियांग कहा जाता है। नद के ही नाम पर जिले का नाम है। यहाँ से नद आगे बढ़ते हुए दिहंग, दिबंग, लोहित जैसी कई धाराओं से मिलता है और फिर ब्रह्मपुत्र कहलाता है। जहाँ नद भारत में दाखिल होता है, वहाँ भूगोल इसकी इजाज़त नहीं देता कि भारत और तिब्बत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पुख्ता बाड़बंदी की जाए। इसलिए किसी के भूले से उस तरफ चले जाने या इस तरफ आने की घटना हो जाती है। पर चूंकि इलाके में आबादी बहुत कम है, इसलिए ऐसी ज़्यादातर घटनाएं राष्ट्रीय मीडिया में जिक्र नहीं पाती। लेकिन गांव के ट्वीट ने मिराम तारून के मामले को देश भर की मीडिया में सुर्खी बना दिया। इसके प्रकाश में आते ही सेना ने भी अपने स्तर पर मिराम तारून की वापसी के लिए कोशिश शुरू कर दी। रक्षा सूत्रों का दावा है कि सेना ने हॉटलाइन पर चीनी सेना को बताया कि ये लड़का जड़ी बूटियां इकट्ठा करने और छोटा मोटा शिकार करने के मकसद से निकला है, लापता है। सेना ने लड़के का पता लगाने के लिए चीन की सेना से मदद मांगी, और ये सारा काम स्थापित प्रोटोकॉल के हिसाब से किया जा रहा है। यहाँ कुछ देर ठहर कर इस प्रोटोकॉल को भी समझ लें। सेना सीमा पर जहाँ भी तैनात रहती है, वहाँ के एरिया कमांडर सीमा पार के एरिया कमांडर से, यानी दूसरी सेना के एरिया कमांडर से संपर्क रखते हैं। अलग अलग स्तर पर हॉटलाइन होती है। मंशा ये कि अगर कोई छोटी मोटी बात हो जिसे स्थानीय स्तर पर सुलझाना संभव हो तो सुलझा लिया जाए, क्योंकि स्थानीय एरिया कमांडर के पास अपने इलाके और लोगों की सटीक जानकारी होती है। कोई सैनिक या आम नागरिक भूल से सीमा पार कर जाए तो दोनों सेनाओं के बीच किस स्तर की बात होगी, वापसी की क्या प्रक्रिया होगी, इसे लेकर बीते दशकों में एक परंपरा तैयार हो गई है, और इसे ही स्थापित प्रोटोकॉल कहा जाता है। अमूमन भूल से सीमा पार करने वालों से शुरुआती पूछताछ होती है। जब पहचान और सीमा पार करने की वजह स्थापित हो जाती है तो उन्हें उनके देशों को लौटा दिया जाता है। मिराम तारून के मामले में भी यही होने की संभावना है। चूंकि अप्रैल 2020 से भारत और चीन की सेना के बीच जबरदस्त तनाव है, इसलिए मिराम तारून को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर भी हो गया है। राहुल गांधी ने बिना देर किए मिराम के मामले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं ने भी अपने स्तर पर बयान जारी कर दिए। हमारे जो ये लड़का है उनको किडनैप किया गया है, तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे अरुणाचल में अभी भी चीन के लोग घुसपैठी कर रहे हैं। चूंकि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर सवाल उठाया तो उन्हें घेरने के लिए भी एक प्रधानमंत्री के नाम का ही इस्तेमाल किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिनके वक्त चीन ने भारत को युद्ध में हराया, जमीन हथियाई। लेकिन राष्ट्र हित में लल्लन टॉप ने मोदी और नेहरू की इस बहस से आगे की बात का फैसला लिया है। अब आगे की बात क्या है? गांव के ट्वीट में उठाई गई दूसरी बात, चीन द्वारा भारत की संप्रभुता का उल्लंघन जो लगातार हो रहा है। ये पहली बार नहीं जब तापिर गाओ ने अरुणाचल प्रदेश में चीन के अतिक्रमण की सार्वजनिक रूप से शिकायत की हो। अरुणाचल भाजपा के अध्यक्ष रह चुके गाओ ने समय समय पर बताया कि चीन
ऊपरी सुबानसिरी जिले में लोंगजू, बिसा, माजा और आशापेला पर कब्जा कर चुका है। इसके अलावा ऊपरी सियांग जिले में बिशिंग में भी चीन का कब्जा है। गाओ ने 2019 के शीत सत्र में लोकसभा में ये मुद्दा उठाया था। तब उनके एक बयान की खूब चर्चा हुई थी कि चीन ने भारत की 60 किलोमीटर जमीन कब्जा ली है। भाजपा के लिए जाहिर सी बात है कि ये स्थिति असहज करने वाली थी, क्योंकि उनकी ही पार्टी का एक सांसद भारत में चीन के कब्जे की शिकायत कर रहा था, असहाय नजर आ रहा था। गाओ के बयानों और ट्वीट्स को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को बार बार घेरा भी, और तब गाओ ने यह कहना शुरू कर दिया कि ये सारे इलाके कांग्रेस के शासन में चीन के कब्जे में गए। कुछ ही दिन पहले गाओ ने बयान दिया था कि तवांग में सोमदोरोंग चू घाटी कांग्रेस के कार्यकाल में चीन के कब्जे में गई, और जब सेना ने चीनियों को भगाना चाहा तो राजीव गांधी ने अनुमति नहीं दी। गाओ लगातार कहते आए हैं चीन का अतिक्रमण 1980 के दशक से बढ़ा है। उन्होंने ये बयान भी दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में चीन ने अतिक्रमण नहीं किया। लेकिन फिर हमारे सामने 19 जनवरी 2022 का एक ट्वीट आ जाता है। आप भी देखिए, तापिर गाओ का ही ट्वीट है। कह रहे हैं कि 2018 में चीन ने भारत के इलाके में सड़क बना ली। साफ है, राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ बात और कहने का लहजा बदल जाता है। उनके लिए चीनी अतिक्रमण की शिकायत करना एक मुश्किल काम है, क्योंकि केंद्र में उनकी ही पार्टी की सरकार है। पर इस बात का क्रेडिट तो सांसद को दिया ही जाएगा कि वो बार बार बतौर सांसद और बतौर भारत के नागरिक अपने इलाके के मुद्दे प्रमुखता से उठा रहे हैं। उनके दावों पर सेना ने प्रकट रूप से कभी कुछ नहीं कहा, पर सूत्रों के हवाले से इस बात पर जोर दिया कि चीन जहां भी अतिक्रमण कर रहा है, जहां भी नए गांव बसा रहा है, वो इलाके दशकों से चीन के नियंत्रण में है। यहाँ रुककर ये भी समझना चाहिए कि गाओ जो कहते हैं उसका संदर्भ क्या है। आप पूर्वोत्तर के अखबार टटोलेंगे तो पाएंगे कि गाओ अरुणाचल के संदर्भ में हमेशा मैक-मोहन लाइन की बात करते हैं। कहते हैं कि अगर वास्तविक नियंत्रण रेखा की शब्दावली का इस्तेमाल करने लगें तो हम परोक्ष रूप से चीन के कब्जे को मान्यता ही दे रहे हैं, क्योंकि ये तथ्य है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा कई जगह मैक-मोहन लाइन से अंदर की तरफ आती है, यानी तकनीकी रूप से भारत के इलाके में। इसलिए ज़रूरी है कि हम उस इलाके तक अपना दावा करें जहां से मैक-मोहन लाइन जाती है, भले ही दशकों से वहां पर भारत का प्रभुत्व न हो। अरुणाचल प्रदेश में चीन के कब्जे की बात कई परतों में उलझी है। मैक-मोहन लाइन, वास्तविक नियंत्रण रेखा, 1962 के युद्ध की पृष्ठभूमि और फिर बाद के दशकों में हुआ चीनी अतिक्रमण। स्कूल की किताबों में नक्शा वही रहा, पर मैदानी सच्चाई बदलती रही, क्योंकि इस इलाके में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला निज़ाम चला। सितंबर 2020 में भी चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश से 5 ग्रामीणों को अगवा किया था, एक हफ्ते बाद रिहा किया। मैक-मोहन लाइन के अंदर चीन द्वारा बनाए जा रहे गाँवों की खबरें तो हम लगातार देख ही रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि नेहरू मोदी जैसी बहसों के पार जाकर ये तय किया जाए कि भारत की संप्रभुता कैसे अक्षुण्ण रहे। फिलहाल वास्तविक स्थिति क्या है इसके बारे में बताया जाए। जिस इलाके को हम अपना बताते हैं उसे वास्तव में अपने पास रखने के लिए किन कदमों को उठाने की ज़रूरत है उनको उठाया जाए। और ये काम पूर्व प्रधानमंत्रियों का नहीं है, मौजूदा प्रधानमंत्री का है। पूर्व प्रधानमंत्रियों की गलतियों का हिसाब इतिहास कर रहा है। अब देखना यह है मौजूदा प्रधानमंत्री अरुणाचल को लेकर ऐसा क्या करते हैं जो इतिहास उन्हें भले से याद करे।